हमारे अब फर्स्ट में ये 9th का जो चैप्टर है वो मैंने लिया है अभी। फिजिक्स का 9 नंबर चैप्टर, बल तथा गति। बल किसे कहते हैं? ये 9th क्लास का 9th चैप्टर है। बल जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सके। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने इसको समझाया था। और डाइन के अंदर इसको बोलते हैं 10⁵ डाइन। अब बलों के प्रकार क्या है? संतुलित, असंतुलित बल। अगर आपने किसी वस्तु पे दोनों तरफ से एक समान बल लगाया तो वस्तु कैसी रहेगी? स्थिर। उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? कि इधर से 5 लगाए, इधर से 5, दोनों बल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। F बराबर क्या हो जाएगा? 0। एक होता है असंतुलित बल, एक तरफ से आपने कम बल लगाया और एक तरफ से ज़्यादा बल लगाया तो वस्तु क्या? गतिशील हो जाएगी। यानी कि वस्तु की स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वस्तु की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? बल। अब बल के 2 प्रकार हो गए। अब बल के अन्य भी प्रकार है, जैसे घर्षण बल है एक प्रकार। तो घर्षण बल, अब घर्षण बल वस्तु की गति का विरोध करता है। वस्तु की गति का विरोध करता है, वस्तु का विरोध नहीं है वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मतलब होता है कि वस्तु की गति का विरोध। तो वस्तु की गति का जो विरोध है वो है तुम्हारे घर्षण बल। अब 2 प्रकार का दे रखा है अपने बुक्स में, एक सर्पी घर्षण बल है और एक लोटनी घर्षण बल है। सर्पी का मतलब ये है कि कोई स्थिर सतह है, उसमें आप किसी वस्तु को खिसका रहे हो, सरका रहे हो उसको, जैसे कि हम हमारे धरातल से किसी टेबल को, किसी चेयर को इधर से उधर करते हैं, तो वो होता है सर्पी घर्षण। और एक होता है लोटनी, कि वस्तु जैसे कि ग्लाइडिंग करने की आती है बच्चों के खेलने की, जो पार्क वगैरह में होती है सीट ग्लाइडिंग, तो यहाँ पे आप देखते हो कि बच्चे क्या करते हैं? इस तरीके से नीचे फिसलते हैं। तो इसकी सतह पर फिसलना या लुढ़कना ये होता है लोटनी। अब जैसे सपोज करो इस पर गोल गोल वस्तु को लुढ़का दे तो वस्तु खुद भी गति कर रही है और आगे भी गति कर रही है। तो इस प्रकार के घर्षण बल को कहते हैं लोटनी घर्षण बल। तो घर्षण बल 2 प्रकार का हो गया। अगर वस्तु लुढ़क रही है कहीं से तो वो होगा लोटनी, अगर वस्तु खिसक रही है तो वो होगा सर्पी घर्षण बल। सर्प का मतलब आपको पता है कि इस तरीके से रगड़ते हुए सर्प चलता है, स्नेक रगड़ते हुए, रेप्टाइल्स वर्ग में आता सर्प। फिर है तुम्हारे कि जड़त्व क्या है? वस्तु का मूल स्थिति में रहने का गुण। अब वस्तु का मूल स्थिति क्या होती है? अब जैसे कोई वस्तु है, अगर वो स्थिर पड़ी हुई है, कहीं पे कोई वस्तु रखी हुई है तो वो जब तक रखी रहेगी जब तक कि कोई इस पर बाह्य बल लगा के उसको एक जगह से दूसरी जगह ना पहुँचाए। तो इसे कहते हैं विराम अवस्था या स्थिर जड़त्व। एक होती गतिशील, अगर कोई वस्तु गतिशील है, जैसे हमने साइकिल चलाई, मोटरसाइकिल चलाई, उसको लगातार हम देख रहे हैं कि वो गतिशील है, जब तक उस पर सतह से कोई घर्षण बल या फिर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक वो रुकेगी नहीं। इसे कहते हैं गति जड़त्व। तो जड़त्व शब्द का मतलब ही क्या है? मूल, जड़, जो अपने जड़त्व स्वभाव में रहे। फिर है गति का प्रथम नियम। सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जो जड़त्व का नियम है वही इसका गति का प्रथम नियम है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब जैसे आपको बताएगा, आप किसी गाड़ी में चल रहे होते हो तो एकदम जब आपको पता है कि गाड़ी में ब्रेक लगता है तो आप क्या, गाड़ी जब गतिमान होती है तो आपका शरीर भी उसके साथ गतिमान होता है। तो अगर आपने किसी चीज़ को आगे से नहीं पकड़ा तो आप हो सकते हैं किसी चीज़ से टकरा सकते हो। जैसे कि बाइक चला रहे हो तो बाइक जब चलाते हैं तो आगे वाले के हाथ में क्या हैंडल होता है, तो वो जब भी ब्रेक लगाता है हैंडलों के सपोर्ट से वो रुक जाता है। लेकिन जो पीछे व्यक्ति बैठा है अगर उसने पकड़ के नहीं रखा है तो वो भी गतिमान है, तो जैसे ब्रेक लगाएगा तो वो थोड़ा सा हिलेगा। क्यों? कि गति का क्या हुआ है? विरोध हुआ है। ठीक है, तो उसकी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। एक टॉपिक है आपके संवेग। किसी गतिशील वस्तु के वेग तथा उसके द्रव्यमान के गुणनफल, यानी वेग कितना है उस वस्तु का जो गति कर रही है, उस वस्तु का वेग कितना है और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना, अगर दोनों को गुणा कर दें
तो हमारे सामने जो राशि आती है वो होती है संवेग, भौतिक राशि। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है ये मैं आपको क्लास में आराम से पढ़ा चुका हूँ, अभी यहाँ पे केवल आप इसको याद करके आ जाना, पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको इसका एग्जाम्पल। ये अभी दूसरे नियम में आने वाला है जहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे गति का दूसरा नियम है हमारे सामने, कि गति का दूसरा नियम क्या कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में ही होती है। F बराबर होता है m v माइनस यू। v क्या है अंतिम वेग और u क्या है प्रारंभिक वेग बटा t, ये हम जानते हैं। ये किसका मान है v माइनस यू बटा t, ये किसका मान है आपको पता है v माइनस यू। ये क्लास में मैंने पढ़ाया है कई बार कि v माइनस यू बटा टी, ये क्या है a है, और F का जो सूत्र होता है बल का वो क्या होता है m इंटू ए। तो a का मान है ये। तो हम जानते हैं कि त्वरण वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो अगर आपने किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन किया तो जो असंतुलित बल लगाया है आपने, उस बल के समानुपाती ही इसमें संवेग में परिवर्तन आएगा, ठीक, और उसकी दिशा में आएगा जिस दिशा में आपने वेग लगाया है। अब जैसे मैं बात करूं कि गति का दूसरा नियम लागू होता है, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं बच्चे। अब क्रिकेट खेलते समय हम क्या है कि कैच करते हैं, बॉल को पकड़ते हैं, जो फील्डिंग कर रहा है बैट्समैन ने जैसे ही बॉल को मारा और कैच गया तो आपने कैच को पकड़ा, तो आपने देखा होगा कि जो भी फील्डर है वो क्या करेगा, अपने हाथों को थोड़ा पीछे लेगा। और पीछे लेने से क्या फ़ायदा होता है कि जो वेग है और जो बल है वो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। किसका कम हो जाएगा, बॉल का। तो उस बॉल को वो आराम से पकड़ सकता है। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कोई बॉल पकड़ लिया वो एकदम आगे हाथों को कर दे। अगर आगे हाथों को कर देगा तो इधर से उसने बल लगा दिया, उधर से बल लगाती हुई और वेग लगाते हुए एक बॉल आ रही है, तो दोनों टकराएंगे और कैच होने की संभावना कम से कम होगी। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों को पीछे किया तो बॉल के जो संवेग है उसमें परिवर्तन हुआ और बल क्या हुआ, कम हुआ, तो आराम से उस बॉल को उसने कैच कर लिया, पकड़ लिया। अब एक चीज़ और है आपके कि यदि बल 0 हो और m भी 0 हो, जैसे b माइनस यू बराबर, हमने f की जो वैल्यू वो 0 कर दी यहाँ पे, तो b बराबर u आएगा। अब u की अगर वैल्यू 0 नहीं है, अब u क्या है आपका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग क्या है वस्तु का, u है। अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u अगर 0 नहीं है, 0 मतलब बिल्कुल शून्य नहीं है, कुछ तो होगा 0 से ज़्यादा 10 20 जो भी उसका वेग होगा, नहीं है तो बल नहीं लगाया, जैसे उसके वेग 0 नहीं है और उसमें बल भी नहीं लगा रहे हैं, तो वो गति ही करती रहेगी। भाई सपोज करो किसी ने साइकिल चलाई, उसका वेग 0 नहीं था, कुछ था स्टार्टिंग में प्रारंभिक, तो जब तक उसको रोका नहीं जा सकता जब तक कि कोई बल उस पर नहीं लगेगा। और u बराबर, अगर प्रारंभ में ही किसी वस्तु का वेग 0 ही था और आपने उस पर बल नहीं लगाया तो वस्तु कैसी रहेगी, स्थिर ही रहेगी। ये है आपके संवेग से रिलेटेड गति का दूसरा नियम। अब है गति का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अतः क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान व विपरीत होते हैं। यानी सपोज करो कि बंदूक चलाई, तो बंदूक से गोली तो आ जाएगी आगे, पर बंदूक की गति होगी पीछे की तरफ, एक झटका सा लगेगा, महसूस होगा। इसके अलावा जैसे आप पानी की किसी नाव पे हो या फिर आप किसी चेयर पे हो, आप किसी चेयर पे खड़े हो और आप चेयर से या फिर आप चेयर से किसी दूसरी जगह कूद रहे हो, जैसे छलांग मार रहे हो, तो आप जैसे ही चेयर से अपने लास्ट मूवमेंट को, लास्ट पैर को हटाओगे तो आप देखोगे चेयर तो चली जाएगी पीछे और आप चले जाओगे आगे। ये चीज़ें आपने देखी होगी। जैसे कि हम एकदम छलांग लगाते हैं तो ऐसा महसूस होगा। अगर आप किसी ऐसी वस्तु से छलांग लगाओ जो आपकी छलांग लगाने से वो वस्तु स्थिर नहीं है, गतिशील हो सकती है, तो वो वस्तु अवश्य गतिशील होगी। आपने किसी चेयर पे एकदम पैर रखा और आपने एकदम चेयर से छलांग मारी या किसी टेबल से, तो टेबल कन्फर्म खिसकेगा ही खिसकेगा थोड़ा बहुत। तो ये होता है गति का
क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इसका लास्ट टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल उन पर कार्य न करे। कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान है ma, कोई दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान है mb। जैसे कि हमने बॉल ले लिए दो, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है, और हमने और दो बॉलें ले ली इस तरीके से। जैसे कि एक बॉल आपने ये ले ली है और एक बॉल ये ले ली है। अब सपोज करो इधर की दो बॉलों को आपने क्या किया, इन बॉलों को आपने क्या किया कि इस तरीके से बॉलों को इधर ले गया और इन बॉलों को यहीं रहने दिया जहाँ पे थी। पहले इनकी कंडीशन बिल्कुल इक्वल थी, चिपकी हुई थी। अब जितना आपने इन बॉलों को इधर खिसकाया है और वापस आपने यहाँ ले जाकर छोड़ दिया, तो अब नेक्स्ट जो मूवमेंट होगी उसमें क्या होगा कि ये बॉलें तो इधर फिक्स हो जाएंगी और ये जो दो बॉलें हैं, ये दो बॉलें इधर चली जाएंगी। तो जितना टकराने से पहले उसका संवेग था उतना ही टकराने के बाद होगा। जैसे इधर जो संवेग था, इन बॉलों का इधर हो जाएगा, फिर ये बॉल वापस आके इसमें लग जाएंगी तो मूल स्थिति में आ जाएगी थोड़ी देर बाद। इस तरीके से चारों बॉलें इस तरीके से आ जाएगी। ये प्रैक्टिकल मैंने तुम्हें दिखाया है। तो ये 9th क्लास का जो 9th नंबर जो चैप्टर है 9 नंबर वो कंप्लीट हो गया है। इसको ज़रूर याद कर लेना, वरना तुम जानते हो कि हालात नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो पास नहीं होगे तुम।